हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंजर्वेशन, ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक का नाम ही है कि कंजर्वेशन करना है हमें किसे, प्लांट और एनिमल को। तो ये कंजर्वेशन होता क्या है? कंजर्वेशन, ठीक है। तो अगर देखें हम, कंजर्वेशन मीन्स हिंदी में बोलते हैं हम संरक्षण, ठीक है। या फिर इसे हम और इजी वे में बोले तो होता है टू प्रोटेक्ट, है ना, एंड प्रिवेंट समथिंग, कि किसी भी चीज़ को हमें क्या करना है, बचा के रखना है, ठीक है। अब हम कोई भी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं या बचा के रख रहे हैं, तो हम उस चीज़ को क्यों बचा के रख रहे हैं? टू आवर फ्यूचर, टू आवर फ्यूचर, है ना, कि हम उस चीज़ को भविष्य में यूज़ कर सके, उस चीज़ का, है ना, इस्तेमाल कर सके, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, कंजर्व करके रखते हैं। जैसे हमें मैसेज दिया जाता है कि कंजर्व वाटर, है ना, पानी को बचा के रखो, या फिर बोला जाता है कंजर्व ट्री। तो हम इन्हें बचा क्यों रहे, कंजर्व क्यों कर रहे हैं? अपने भविष्य के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए हम उसे संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं। तो आज का जो पूरा हमारा टॉपिक होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि किस तरीके से हमें प्लांट को और एनिमल को बचा के रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो। क्या है? अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फाउंड ऑन आवर प्लेनेट। ये बात हमें पता है कि हमारी इतनी बड़ी जो प्लेनेट है, पृथ्वी है, उसमें कितनी सारी हजारों लाखों वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। फिर दे बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, और वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, है ना, निर्भय हैं। क्यों निर्भय हैं? एक दूसरे पर जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भय रहते हैं, सर्वाइवल के लिए डिपेंड रहते हैं। सो वी नीड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एज इट हेल्प इन बैलेंसिंग द इकोसिस्टम, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम क्या होता है। अभी यहाँ समझ लो कि इसीलिए हमें ज़रूरत है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस हो सके, ठीक है। उसके बाद जो कंजर्वेशन है कैन बी डिफाइंड एज द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल। अभी हमने वही बात करी थी कि प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट, या फिर प्रोटेक्ट और मेंटेन करना हमें किसको, हमारी जो भी स्पीशीज़ है प्लांट और एनिमल की, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कंजर्वेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको इंट्रो वाला पार्ट तो समझ में आ गया है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कि हमें क्या करना है, ऐसी एक्टिविटी करना है प्लांट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जिससे क्या हो जाए कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्ट रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। अब उसके बाद हमने दो यहाँ पे वर्ड पढ़े, एक पढ़ा हमने बायोडाइवर्सिटी और एक देखा हमने इकोसिस्टम। अब चलिए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? दो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, येट नेचर इज फुल ऑफ फैसिनेटेड डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Wide range of different type of organisms which grow, multiply and thrive naturally are found at any given time in a particular habitat, ठीक है। तो अब और अच्छे से हम इसे समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। तो बायो से याद रखना क्या होता है हमारा, बायो मीन्स होता है हमारा बायोलॉजी, या फिर बायो में हम बोल देते हैं पूरा जो भी हमारा नेचुरल या इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी में हम ये बोलेंगे कि अर्थ पर जितने भी एनिमल है ना, प्लांट है या माइक्रोबियल स्पीशीज़ है, जितने भी है उनकी पूरी वैरायटी जो है ना, ओवरऑल जो जितने प्रकार के हमारे अर्थ पर एनिमल है, प्लांट है, माइक्रोब स्पीशीज़ है, उन सबको हम मिला देंगे तो वो बन जाता है हमारा क्या, बायोडाइवर्सिटी बन जाता है, ठीक है। तो वो यहीं पे यही बात बोल रहा है कि वाइड रेंज पर जितने भी टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई होते हैं, एक से दो, दो से चार, है ना, इस तरीके से, और थ्रीव नेचुरली, और वो वहाँ पर अपनी अंतर क्रिया करते हुए रहते हैं। तो अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिया है डेजर्ट, तो डेजर्ट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे प्लांट हैं, आपको पता है कैक्टस होता है ना,
अलग अलग टाइप के एलोवेरा होता है, कैक्टस होता है, और भी बहुत सारे स्पीशीज़ हम प्लांट की बात करें, फिर जैसे कि एनिमल में देखें हम, कैमल होता है, और कौन से बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, वहाँ पर भी एनिमल होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर हैबिटेट पर रहना, उनमें जो भी चेंज आई है वो अपने ग्रोथ के लिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, और उस इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करते हैं, वो होता है हमारा एक बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि प्लांट, एनिमल और हमारे माइक्रोब्स है, सारे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हुए, मतलब फैसिलिटेटेड होते हुए अपना एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं मिलजुल कर। तो वो पूरा बनाता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद अगर हम बात कर ले किसकी, इकोसिस्टम की, ठीक है। अगर बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे कि हम बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट भी क्या होता है, एक बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट बोल सकते हैं। हॉट स्पॉट मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपन को वो चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम फॉरेस्ट को भी क्या बोल सकते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी का ही एक हिस्सा बोल सकते हैं, हॉट स्पॉट बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट पर क्या देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी। मतलब इतने सारे प्लांट्स देखने को मिलते हैं, इतने सारे वैरायटी में एनिमल दिखते हैं, अलग अलग टाइप के, है ना। वाइल्ड एनिमल इतने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारा चीज़ें क्या आ जाती है, हमारी बायोडाइवर्सिटी पर ही आ जाती, बायोडाइवर्सिटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। और कुछ इसके बारे में हम देखें कि और क्या समझ में आता है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, तो इससे क्या होता है, इकोलॉजी हमारी स्टेबिलिटी मिलती है, और हम उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, नई नई क्रॉप्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पर क्या है कि इतने सारे जितने भी स्पीशीज़ है हमारे, किसकी, हमारी स्पीशीज़ है, प्लांट, एनिमल, या फिर हम किसकी बात कर ले, हम बात कर ले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी वही होता है, थोड़ा सा बर्ड्स आप देखेंगे अभी थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ एरिया अलॉन्ग विथ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट लाइक क्लाइमेट, वाटर, सॉइल, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। अभी हमने क्या पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी में कि प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स ये एक दूसरे के साथ रह रहे, ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, नेचुरली रह रहे हैं। इकोसिस्टम में भी वही होता है, ऐसा सिस्टम जहाँ पर पूरी क्या है, हमारी इन्वायरमेंट से, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, एक साथ रह रहे हैं, लिविंग इन अ एरिया। किसके साथ रह रहे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि हमारा क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, है ना, ठंडी पड़ रही, गर्मी पड़ रही, बरसात पड़ रही, अलग अलग क्लाइमेट आ रहा है, सीजन आ रहा है, फिर वाटर भी चाहिए उनको, सॉइल भी, रिवर, डेल्टास एक्सेट्रा, ऐसे नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ जब रहता है पूरा हमारा, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, इकोसिस्टम, ठीक है। या और अगर अपन स्टैंडर्ड वाली थोड़ी सी डेफिनेशन देखें, हायर क्लास में जो पढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाता है कि अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर विद द इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट एन इकोसिस्टम। मतलब कि जहाँ पर कौन आ जाए, हमारा प्रोड्यूसर आ जाए, क्या आ जाए, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर मतलब हमें पता है प्रोड्यूसर कौन होता है, तो प्लांट होता है, जो क्या करते हैं, भोजन प्रिपेयर करते हैं, फूड बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कौन, कंज्यूमर, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं, तो इसमें हमारे एनिमल्स आ जाते हैं, है ना, हमने पढ़ा था प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा एनिमल्स आ जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा क्या, डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स में आ जाते हैं हमारे कौन, माइक्रोब्स। क्या आ जाते हैं, हमारे माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो ये तीनों आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और यही मिलकर क्या बनाते हैं हमारे, एंड क्या बना लेते हैं, एंड कॉन्स्टिट्यूट, एंड कॉन्स्टिट्यूट इकोसिस्टम, ठीक है।
तो यही आपस में इंटरेक्ट करके क्या बना लेते हैं, एक इकोसिस्टम बना देते हैं। अगर हम बात करें क्या, एक पॉन्ड की बात कर ले, या फिर यहाँ पे आप देख रहे हो समुद्र है, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेंगे, प्लांट्स में मिलेंगे, एनिमल में मिलेंगे, ठीक है। फिर वहीं पर पानी में ये वाटर मिल रहा है हमें, वहीं पर पत्थर मिलेंगे, सैंड मिल जाएगी, सॉइल मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये क्या है हमारा, जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे ये एक हमारा फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे नदी भी बह रही है, यहाँ पे आपको किनारे पे पत्थर भी दिख जाएंगे, प्लांट भी दिख रहे हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम आप लोग को क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम और थोड़ा सा देखते हैं। अब एक वर्ड होता है हमारा क्या, फ्लोरा और फौना। अब हम बात करते हैं फ्लोरा और फौना की। तो फ्लोरा, ठीक है, क्या है, फ्लोरा को याद रखना फ्लावर से। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फ्लावर, ठीक है। FLO से फ्लावर याद करेंगे। फ्लावर मतलब कि हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे प्लांट्स आ जाएंगे। फ्लोरा से क्या याद रखेंगे आप, फ्लावर, फ्लावर मतलब कि प्लांट्स। और फौना मतलब होता है, याद रखना, फौना मीन्स होता है हमारा एनिमल। फौना मीन्स क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है। तो फ्लोरा और फौना की अगर हम डेफिनेशन देखें एक, तो क्या हो जाता है कि द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो भी हमारे प्लांट्स या एनिमल मिलेंगे उसे हम क्या बोल देते हैं, उस जगह की फ्लोरा और फौना है, ठीक है। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ particular area are called flora and fauna, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल में फ्लोरा में क्या आ जाएगा, मतलब प्लांट्स में क्या आ जाएंगे, तो साल है, टीक है, मैंगो है, जामुन है, सिल्वर फर्न, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे, किस में आ जाएंगे, ये हमारे फ्लोरा में आ जाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, प्लांट्स है, पेड़ों के नाम बता रही हूँ मैं। उसके बाद आ जाओ फौना में। तो फौना में क्या आ जाएगा हमारा, ब्लैक डियर आ जाएगा, चीतल आ जाएगा, लेपर्ड आ जाएगा, वुल्फ आ जाएगा, वाइल्ड डॉग आ जाएगा, ब्लू बग आ जाएगा, ब्लू बुल आ जाएगा, सॉरी, चिंकारा आ जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे फ्लोरा फौना होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, फौना होते हैं। बहुत सिंपल है कि फ्लोरा से याद रखेंगे आप फ्लावर मतलब कि प्लांट, और फौना से याद रखेंगे एनिमल्स। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की, ठीक है। अब डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, यहाँ पेड़, यहाँ पे देखो पिक्चर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इतना बड़ा जंगल था, ये काट काट के ये लकड़ियाँ यहाँ पे गिरी पड़ी दिख रही है, मतलब कि जंगल को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, द कटिंग ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पर ट्री की कटिंग कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कटिंग ऑफ ट्रीज एट लार्ज स्केल, कैसे, लार्ज स्केल, इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसी को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं वनोन्मूलन, या फिर हम बोल देते हैं इसी को वनों की कटाई, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, या फिर हम बोल देते हैं डिफॉरेस्टेशन। अब जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, तो हम तो देख ही रहे हैं, हमें न्यूज़ में आए दिन सुनने को मिलता है कि क्या हो रहा है, कि हर दिन यहाँ से वहाँ तक इतने सारे ट्रीज़ काट दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अभी रिसेंटली अगर आप न्यूज़ देख रहे होगे तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला थी, राजस्थान से लेकर पूरा वो जाती है हमारे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन तक, बहुत बड़ी जो पर्वत श्रृंखला थी, तो उसको काटने का जो ऑर्डर दिया गया है, फिर उसके लिए लोगों ने क्या किया, उसको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चल रहा था, ठीक है। लोग इकट्ठा हुए, बोले कि नहीं, ट्री को नहीं काटो, इतनी बड़ी जो हमारी फ्लोरा है, फौना है ना,
एक किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन पर कितने सारे एनिमल होते हैं, ट्रीज रहते, तो उसके लिए अभी बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, विवाद चल रहा था। फिर शायद सुप्रीम कोर्ट ने अभी उसके लिए रोक लगा दी गई है कि ठीक है अभी इतने ज़्यादा कटिंग नहीं की जाएगी। तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब कि सिंपल सा आपको याद रखना है कि बहुत सारे जब ट्री को हमने काट दिया, ठीक है। अब काटा क्यों, ये भी तो कारण है कि काटा क्यों गया है, तो किस लिए काट दिया हमने, तो चाहिए हमको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, ठीक है। फिर हमें लैंड चाहिए, है ना। तो अब हम इसके रीज़न देखते हैं कि क्यों काटा गया, कॉजेस। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमें, टू गेट वुड, वुड चाहिए किसके लिए, फॉर टिम्बर एंड फ्यूल, ठीक है। अब ये टिम्बर क्या होता है और फ्यूल क्या होता है, तो टिम्बर याद रखना कि इमारती लकड़ी को, मतलब कि जब हमें घर बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे हम बोलते हैं टिम्बर, और फ्यूल मतलब कि आग जलाने के लिए। तो हमने पेड़ों को काट दिया किसके लिए, क्योंकि हमको फ्यूल और टिम्बर के लिए लकड़ी चाहिए थी। फिर क्या के लिए चाहिए थी, तो लैंड चाहिए थे हमें एग्रीकल्चर यूज़, ठीक है। लैंड टू एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए चाहिए। फिर लैंड फॉर माइनिंग, है ना, लैंड चाहिए हमें माइनिंग के लिए, खदान के लिए। फिर काय के लिए चाहिए लैंड हमें, क्यों चाहिए, तो लैंड फॉर बिल्डिंग हाउस फैक्ट्री, लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, है ना। फैक्ट्री बनाना है, नहीं तो घर बनाना है, इसलिए हमने क्या कर दिए, पेड़ों को काट दिए। उसके अलावा क्या है, और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो मेनली हमें ये कारण याद रखना है कि पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलता है, हमने जो इतना ज़्यादा पेड़ काट दिया है ना, इतना ज़्यादा जो हमने पेड़ों को काटा है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ना, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है हमारी लाइफ में। कॉन्सिक्वेंस या फिर हम बोल देते हैं इफ़ेक्ट्स, कि जो हमने इतने ज़्यादा पेड़ काट दिए हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा। इतना ज़्यादा पेड़ कट गया है तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबसे पहले तो क्या हो रहा है, इंक्रीज टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन। हमें पता है ना पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में तो सोचो ही मत, वहाँ तो सांस ही नहीं लिया जा रहा है, पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमने इतनी सारी पेड़ों की कटाई कर दी है। फिर क्या हो गया है, इससे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो गया है। क्या डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। एंड इंक्रीज हो गया है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई इसके कारण। फिर पेड़ कट गए तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया रेनफॉल, बारिश होना बंद हो गई, क्योंकि जो हमारे प्लांट होते हैं, पेड़ होते हैं, वही तो बारिश को बुलाते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस हो गई रेनफॉल, ठीक है। एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी तो कम हो गई, पेड़ ही नहीं है तो सॉइल कैसे फर्टिलाइज होगी। उसके बाद और क्या हो गया है, उसके बाद अलावा हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है, हमारी वाटर साइकिल जो है डिस्टर्ब हो गई है, टेम्परेचर बढ़ने से सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है ना। और क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल कम हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, जो हमारे एनिमल थे उनका भी घर क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट है, नेचुरल इन्वायरमेंट ख़त्म हो रहा है। उससे एनिमल्स भी क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो घर है, एनिमल्स जो है हमारे, है ना, एनिमल्स जो हैं वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। एनिमल्स रिड्यूस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनका प्राकृतिक घर है, जो घर होता है जंगल ही तो उनका घर होता है। जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वह एनिमल जाएंगे कहाँ, तो वह एनिमल भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि हमारा डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब भी हम पेड़ों की कटाई करते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा है देख लो,
एक बार और समझ लो जल्दी से, कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल, जब बहुत बड़ी संख्या में लार्ज स्केल में हम पेड़ों को काट देते तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। उससे क्यों काट रहे हैं हम, तो हमें लकड़ी चाहिए फ्यूल के लिए, टिम्बर के लिए, फिर हमें एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ज़मीन चाहिए, माइनिंग के लिए ज़मीन चाहिए, घर और फैक्ट्री बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। उसके कारण क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग होने लगी, है ना, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, CO2 बढ़ गया है, रेनफॉल रिड्यूस हो गई और फर्टिलिटी सॉइल भी रिड्यूस हो गई, एनिमल रिड्यूस हो गए। इसके अलावा क्या हो गया, यहाँ लिख लो, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। इन सब के ही कारण अब हमें क्या करना है, कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट एंड एनिमल का। क्या करना है, हमें कंजर्वेशन करना है फॉरेस्ट एंड एनिमल के लिए, ठीक है। तो अब आ जाओ इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल के पहले हम थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ के बारे में और समझते हैं, ठीक है। जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ के बारे में हम और थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले एक नाम याद रखना, IUCN। क्या नाम है, IUCN। इसका फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, यू कैपिटल है याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा IUCN का फुल फॉर्म है। अब ये IUCN जो है वो क्या होता है, तो IUCN क्या है, एक संस्था होती है, ठीक है। एक क्या है, संस्था है, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, एक हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन है। कहाँ का ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना, ये यहाँ पर मेंबर है हमारे किसके, कहाँ के मेंबर है, यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। ये क्या करती है, ये जो IUCN है ये क्या करती है, प्रमोट करती है द कंजर्वेशन ऑफ, टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट को क्या करती है, ये कंजर्व करती है, ओके। ये समझ में आया। ये क्या करती है, एक पर्टिकुलर प्लांट या स्पीशीज़ को ये आइडेंटिफाई करती है और उनके बारे में देखती है कि उनको किसी चीज़ का खतरा तो नहीं है, वो भविष्य में एक्सटिंक्ट तो नहीं हो जाएंगे, ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, फ्यूचर के बारे में सोचती है और उनको प्रोटेक्ट करती, ठीक है। क्या करती है, प्लांट्स एंड एनिमल को, सिंपल भाषा में याद रख लो आप लोग कि ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में हमने 2 पॉइंट देखा। सबसे पहले हमने देखा IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। ये क्या करती है, टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट, और प्लांट और एनिमल को ये प्रोटेक्ट करती है। अब इसने क्या किया है, जो भी स्पीशीज़ है उनको याद रखना 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3, है ना, 3 जो कैटेगरी है स्पीशीज़ डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। 3 कैटेगरीज में क्या किया है इसने, डिवाइड कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाता है एंडेंजर्ड, क्या आ जाता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज। क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है हमारा, याद रखना, एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती है, तो ऐसे प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ के, ऐसे प्लांट और एनिमल
जिसका नंबर क्या है, थोड़े से हैं, फ्यू नंबर है, और क्या है, उनको रिस्क है कि ये क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना, खत्म होने की कगार पर है, ये लुप्त होने की। एक्सटिंक्ट मतलब होता है लुप्त होने की। तो प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज whose number are so few, इतना कम है उनका नंबर कि उनको रिस्क है, दैट दे आर रिस्क ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि कहने का मतलब ये है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हमारी ऐसी स्पीशीज़ है जिनका नंबर जो है बहुत कम है, मतलब ऐसे प्लांट जो बहुत कम नंबर पे है, या एनिमल जो बहुत थोड़े से हैं, और कुछ टाइम बाद उनको रिस्क है कि कुछ समय बाद वो लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी स्पीशीज़ की बात करें तो एक है हमारा क्या, जैवन राइनोसोर बोलते हैं, जैवन राइनोसोर या जवान राइनोसोरस बोलते हैं, जिनकी अभी सिर्फ 50 है, जिसकी संख्या अभी सिर्फ 50 है। और क्या होगा, अगर हमने कोई एक्टिव स्टेप नहीं लिया उस स्पीशीज़ को बचाने के लिए, तो वो कुछ समय में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अब हमको देखने को नहीं मिलेगा। कौन सा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो जैवन राइनोसोर है। ये सिर्फ 50 है, याद रखना। उसके बाद हम बात कर ले इंडियन राइनोसोरस। राइनोसोरस मतलब समझते हो ना, गेंडा होता है जो। इंडियन राइनोसोरस भी ये क्या है, बहुत कम बच्चे हैं, कुछ कुछ जगह पर ही ये हमको देखने मिलेंगे, आसाम वगैरह में, है ना, कांजीरंगा नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा इंडियन राइनोसोरस, एक सींग वाला गेंडा। उसके अलावा अगर हम बात करें और क्या है, हमारा एशियाटिक लॉयन है। ठीक है, एशियाटिक लॉयन होता है हमारा, वो भी क्या है, एंडेंजर्ड है। उसके अलावा हम बात करें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, इनको भी क्या है, ये स्पीशीज़ भी क्या है, एंडेंजर्ड है। इनको अगर हमने प्रोटेक्शन नहीं दिया, कंजर्वेशन नहीं किया, तो ये कुछ समय बाद ही ये क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, फिर हमें कभी देखने को मिलने वाले नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी क्या है हमारी, वनरेबल। क्या है, वनरेबल स्पीशीज़। वनरेबल स्पीशीज़, तो ऐसी स्पीशीज़ क्या है जिनके नंबर क्या है, डिक्लाइन, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, और अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो कुछ समय बाद वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले आएंगे। ठीक है, किस में चले आएंगे, अभी उनका नंबर थोड़ा सा है, अगर हमने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो कुछ टाइम बाद वो एंडेंजर्ड बन जाएंगे। ओके, तो वनरेबल के स्पीशीज़ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस स्पीशीज़ नंबर इज डिक्लाइंग एंड इफ नॉट प्रोटेक्टेड दे बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो उनका नंबर बहुत कम है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, अगर हमने उसको नहीं बचाया तो वो किस में चले जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में चले जाएंगे। एग्जाम्पल है मस्क डियर, जिसको हम कस्तूरी मृग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर सांभर डियर हो गया, ब्लैक बग हो गया, स्पॉटेड डियर हो गया, ये सब क्या है, उनके एग्जाम्पल है वनरेबल स्पीशीज़ के। नेक्स्ट बात करते हैं हम, थर्ड आ जाता है हमारा क्या, रेयर स्पीशीज़। थर्ड क्या है हमारा, रेयर स्पीशीज़। अब रेयर नाम से क्या समझ में आ रहा है, रेयर मतलब जो रेयरली मिले, कभी कभी मिले। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड में क्या है, वेरी स्मॉल है, बहुत कम है, और इसको अगर हमने प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे, वनरेबल या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका पॉपुलेशन क्या है, इन दी वर्ल्ड आर वेरी स्मॉल। ठीक है, तो रेयर स्पीशीज़ की क्या डेफिनेशन जाएगी, दिस स्पीशीज़ नंबर इज़ वेरी स्मॉल इन दी वर्ल्ड
इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड इट बिकम वनरेबल और एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ठीक है, तो इतने कम हैं उनकी, पूरी अगर वर्ल्ड में बात करें ओवरऑल तो उसके नंबर कम है, और अगर हमने उसको नहीं बचाया तो वो वनरेबल या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज़ बन जाएंगे। एग्जाम्पल है हमारे इंडियन एलिफेंट, है ना, हाथी, जो कि आप लोग सबको पता है, वाइल्ड बफेलो, फिर बंगाल फॉक्स होता है, और गौर, ये स्पीशीज़ है जो क्या है, रेयर स्पीशीज़ है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी थी जिसके बारे में हमने बात करे थे कि IUCN ने क्या करा है, स्पीशीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है, एंडेंजर्ड, वनरेबल और रेयर। उसके बाद हम जल्दी से क्विकली 2 और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक होता है एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, और एक होता है हमारा क्या, थ्रेटेंड स्पीशीज़। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज़ जो क्या हो गया, कंप्लीट डिसअपियरेंस हो गया है उस स्पीशीज़ का, मतलब पहले के टाइम पर वो मिलती थी, बट ह्यूमन एक्टिविटी के कारण या फिर इन्वायरमेंट चेंज के कारण वो क्या हो गया, अब लुप्त हो गए, मतलब विलुप्त हो गए, अब वो हमें देखने को नहीं मिलती है। हम बस सुन सकते हैं कि ये वाले एनिमल, इस एनिमल की ये स्पीशीज़ होती थी या ये प्लांट होता था, बट अब ये अर्थ से क्या हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्पीशीज़ को क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दीज स्पीशीज़ आर कंप्लीट डिसअपियरेंस, या हम बोल सकते हैं